देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। सुनो यूपी की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मैनपुरी और खतौली में हार के बाद एक्शन में बीजेपी दोनों ही सीटों पर वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम भेजेगी। रणनीति चुनाव प्रबंधन के स्तर पर चूक की पड़ताल होगी। ग्राउंड जीरो पर वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम पहुंचेगी और ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार पुरजोर प्रयास के बाद भी हार का मुंह क्यों देखना पड़ा, क्या वजह है, इसकी समीक्षा की जाएगी। क्योंकि पूरी कोशिश ये रणनीति का हिस्सा है। हर एक चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। बीजेपी खेमे में तमाम पदाधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी जवाबदेही होती है। लेकिन अब जब हार मिली है तो एक टीम जाएगी ग्राउंड पर पता करने कि आखिरकार चूक कहां रह गई, कमी कहां रह गई। तो ग्राउंड जीरो पर वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम जाने वाली है, पता लगाने वाली है कि आखिरकार जनता जनार्दन के बीच पहुंच करके उनके मन की बात समझ करके हार की वजह क्या रही। मैनपुरी और खतौली सीट पर, दोनों ही सीट पर वरिष्ठ पदाधिकारी की टीम पहुंचेगी। रणनीति चुनाव प्रबंधन के स्तर पर चूक की बात कहां ये रह गई, इसे समझने और समझाने की कोशिश होगी। पहले ये टीम जाएगी, खुद समझेगी, फिर बाद में आला कमान तक पहुंचाया जाएगा संदेश की कमी कहां रह गई थी। तो कौन से पदाधिकारी होंगे, किस तरीके से जाएंगे ग्राउंड पर और क्या क्या उन्हें करना है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिरकार शैलेश, अगर इन दो सीटों पर हार की समीक्षा के लिए पदाधिकारियों की टीम बनाई गई है तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसे लेकर के वो ग्राउंड पर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्या पता चल रहा है? देखिए लता, अगर बात करें तो जो चुनाव के परिणाम हैं उनसे साफ ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन था भारतीय जनता पार्टी का वो कुछ गड़बड़ हुआ और यही वजह है कि जिन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी पूरी एक स्ट्रैटेजी तैयार की थी वो कहीं ना कहीं विफल हो गई। अगर 3 सीटों में आप बात करते हैं तो उन 3 सीटों में रामपुर को छोड़ दिया जाए तो मैनपुरी और खतौली दोनों हाथ से चली गई। इसमें से खतौली सीट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी सीट है जो पहले भाजपा की रही, यानी 2022 का मुख्य चुनाव होता है तो भाजपा के पास होती है, लेकिन अचानक से भाजपा के हाथ में फिसल जाती है वो सीट। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो रणनीति बनाई गई थी, जो समीकरण का अंदाजा लगाया गया था, उसमें चूक हुई है। और कहीं ना कहीं भाजपा के चाहे संगठन महामंत्री की बात की जाए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, नई जिम्मेदारी के बाद अच्छा जब उनको मिली, अगर हम तो आप दूर से देखते हैं तो मानो ये सीट जयंत चौधरी ने लड़ करके बीजेपी के मुंह से छीनी हो, क्योंकि सबसे पहले आजम खान का जिक्र आता है, उनको सजा होती है तो जयंत चौधरी आते हैं, कहते हैं कि ये वाली सीट भी तो है। इसके लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी थी और ये सवाल किया था कि आखिरकार ये सीट क्यों नहीं उपचुनाव के दायरे में आती है। कहीं ये तमाम चीजें भी विश्लेषण का हिस्सा होंगी या नहीं? बिल्कुल, देखिए हर चीज़ विश्लेषण का हिस्सा होगी और उस समय जयंत चौधरी के पत्र का ही असर था जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से जवाब भी उनको दिया गया और उसके बाद में इस सीट को भी रिक्त घोषित किया गया, उसके ऊपर भी उपचुनाव घोषित किया गया। और बाद में जब वो उपचुनाव घोषित होता है तो सीट किसके पास जाती है? आरएलडी के पास, यानी समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल। तो अगर आप देखें रामपुर की एक सीट भाजपा के पास चली गई तो बदला हो गया खतौली में, जो भाजपा की एक सीट थी उसको सपा गठबंधन ने, रालोद ने अपने पाले में कर लिया। तो कहीं ना कहीं अगर देखिए तो एक जिस तरह से स्ट्रैटेजी सपा गठबंधन ने बनाई थी उनके लिए वो कामयाब ज़्यादा दिखी है। हालांकि रामपुर के गढ़ को जीतने के बाद भाजपा इसलिए उत्साहित है क्योंकि आजम खान का गढ़ कहा जाता है और एक अरसे से 4 दशक के ऊपर से अगर वहाँ पर आप देखिए तो भाजपा कभी कमल नहीं खिला सकी और पहली बार वहाँ पर जब कमल खिला तो वो एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी इन परिणामों को लेकर काफ़ी उत्साहित है। लेकिन मैनपुरी और खतौली के जो परिणाम है उसको लेकर अब मंथन शुरू हो गया है, क्योंकि 24 के चुनाव से जो होंगे उनमें काफ़ी चीज़ों को ध्यान रखना। उससे पहले अभी निकाय चुनाव भी हैं, फिर 24 का चुनाव है, तो खास तौर पे 24 को ध्यान में रखकर कि कहाँ पर चूक हुई ताकि गंभीरता से चुनाव जा सके, लड़ती है बीजेपी। हार की समीक्षा भी जरूरी है। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़े, बात करें सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। अनुराग भदौरिया के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा हो चुका है। लखनऊ में हजरतगंज पुलिस ने यह नोटिस चस्पा किया है। सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला, पुलिस के सामने हाजिर न होने पर कुर्की की कार्रवाई होगी, मकान कुर्क हो जाएगा अनुराग भदौरिया का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का यह मामला, कुर्की की कार्रवाई हो जाएगी अगर पेश नहीं हुए, पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए। नोटिस चस्पा हो चुका है अनुराग भदौरिया के घर पर। लखनऊ में सपा प्रवक्ता हैं
ऑडियो विजुअल के जरिए, वीडियो के जरिए आए दिन हर एक मुद्दे पर टिप्पणी करते हैं और अब मामला सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का बताया जा रहा है। पुलिस के सामने अगर हाजिर नहीं हुए तो इनका मकान कुर्क हो जाएगा। लखनऊ के हजरतगंज पॉश इलाका है, यहां पर इनका मकान है। पुलिस ने इनके घर के दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया अपने टिप्पणी की वजह से इनके ऊपर कुर्की की, इनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। कुर्क मकान हो सकता है अगर पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का, उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेश, जिस तरीके से छोटी छोटी वीडियो बना करके तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं सपा प्रवक्ता, जिसे पहचान मिलती है उनके हरे कुर्ते की वजह से, वक्त नहीं लगता है, टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन अब कितना वक्त लगेगा कुर्की की कार्रवाई में? देखिए श्रीलता, तमाम बार डिबेट में आपके साथ भी वो शायद जुड़े होंगे और आपने देखा कि जो भी मुद्दे होते हैं, देखिए जो भी प्रवक्ता होते हैं पार्टी के, उनका काम होता है कि जब कोई मुद्दा हो उस पर अपना बयान देना, पार्टी का पक्ष रखना। और ऐसे ही जब एक टीवी पर डिबेट चल रही थी, उस दौरान भाजपा प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता के बीच में जब तीखी नोकझोंक हुई तो उसके बाद कुछ ऐसे बयान थे जिसको लेकर भाजपा प्रवक्ता हीरो वाजपेयी की तरफ से हजरतगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है अनुराग भदौरिया के खिलाफ, जिसमें आरोप लगता है कि अनुराग भदौरिया ने सीएम योगी, उनके गुरु के खिलाफ अभद्र और विवादित टिप्पणी की है। और इसके बाद में उन्हें ढूंढा था, लेकिन लंबे समय से वो अंडरग्राउंड है, मिल नहीं रहे हैं। हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके। बहरहाल हजरतगंज थाने में देखिए ये एफआईआर हुई थी, लेकिन जो घर है अनुराग भदौरिया का, जहां पर ये नोटिस लगा, वो है इंदिरा नगर इलाके में, सेक्टर ए में। हम इस समय वहीं मौजूद है। पहले हम दिखाते हैं ये घर। यहाँ पर जो नेम प्लेट आप देख रहे हैं, ये लगी है राम प्रकाश सरोज IPS, सुशीला सरोज जो सांसद लिखा है, ये पूर्व सांसद है समाजवादी पार्टी की, A246 इंदिरा नगर। और ये जो घर है ये सुशीला सरोज के नाम पर है, ये अनुराग भदौरिया के नाम पर है ही नहीं, जैसा घर वालों ने बताया। नोटिस की जो चीज़ आपको मैं दिखाऊं, ये कागज के कुछ टुकड़े आपको दिख रहे होंगे, यहीं पर वो नोटिस लगाया गया था। और फिलहाल ये नोटिस यहाँ से फटा हुआ। हालांकि घर वालों का कहना है कि सिक्योरिटी रात में 10:30 बजे तक यहाँ पर थी, तब तक नोटिस था, उसके बाद ये कैसे फटा उनको नहीं पता है। यहाँ से नोटिस हटाया गया है। हजरतगंज जो पुलिस है उसका कहना है कि 1 महीने का वक्त दिया गया है। इनके घर चलते हैं, सुशीला सरोज जी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से उनके घर पर भी ये नोटिस चस्पा किया गया है। क्योंकि सपा से सांसद रही हैं, इस बार भी 2022 के चुनाव की अगर बात करें तब भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था आपको। और ये आवास जो है बाहर आपने बड़ा बड़ा बोर्ड देखा, वो इन्हीं के नाम पर है। सुशीला जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अनुराग भदौरिया जी के लिए कुर्की का नोटिस लगता है, लेकिन इस घर पर लगता है A246 इंदिरा नगर का, किसके नाम पर है ये आवास? ये आवास मेरे नाम पर है। आपने सामने बोर्ड देखा है, मेरा नाम लिखा हुआ है। मेरे पति श्री RP सरोज साहब अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, IPS DG के पद पर थे। मैं आपसे सिर्फ इसी नोटिस की बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपसे थोड़ा और आगे की बात पीछे की बात करना चाहती हूँ। पुलिस के लोग आज से 10-12 दिन पहले जब अनुराग भदौरिया जी के खिलाफ FIR लिखी गई थी, तो 12 पुलिस के लोग 3 गाड़ियों में भर करके आए थे यहीं मेरे गेट पर रात को 9 बजे, और 2 लोग मेरे घर के ऊपर चले गए थे। एक महिला थी और एक जो है वो थी, वो सब इंस्पेक्टर थे। तो मैंने कहा आप कैसे आ गए? उन्होंने कहा बताइए अनुराग भदौरिया कहाँ हैं? हमने कहा हमको नहीं मालूम अनुराग भदौरिया कहाँ हैं। मैंने कहा कि आप इतनी तेज़ से बोल रहे हैं, आप ड्राइंग रूम में बैठिए, सहूलियत से बात हो जाएगी। फिर मैंने पूछा उनसे, महिला से पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। और मैंने कहा किस थाने की हैं? कहने लगे मैं हजरतगंज की हूँ। पुलिस ने पहले ही बता दिया कि मैं हजरतगंज से हूँ, आई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा आपने तो पढ़ लिया होगा, आपने अखबार में तो पढ़ा होगा। हमने कहा हमने पढ़ा है, धार्मिक उन्माद पे लिया। मैंने बाइट नहीं उनकी सुनी, धार्मिक उन्माद के बारे में मैंने पढ़ा है। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं, थोड़ा सहूलियत से बात करिए। आप मतलब कुल मिलाकर के कहना ये चाहती हैं कि इन्हें असुविधा महसूस हुई है। पूरी कहानी का लबल ये है कि इनके घर में पुलिस के दाखिल होने से, मैं पहले वो मेरी बात थोड़ी सी सुन लीजिए प्लीज। इतना वक्त नहीं है शैलेश, पूरी कहानी नहीं, कट इट शॉर्ट। अगर जल्दी से बताना चाहती हैं तो बताएं। चलिए, अब इस पूरे मामले पर पुलिस को बताना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा अनुराग भदौरिया को कि इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस लगातार उन्हें ढूंढ रही है। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इटावा से खबर। शिवपाल यादव को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, ये जानकारी आ रही है। चाचा शिवपाल को अखिलेश दे सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी। सपा में प्रसपा का विलय और इसके बाद अखिलेश का बयान सामने आया। सपा में चाचा को नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अखिलेश आज लखनऊ पार्टी कार्यालय आ सकते हैं
और निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी बैठक कर सकते हैं। उससे पहले जब प्रसपा से विलय हो चुका है तो सवाल यही है कि किस पद पर होंगे, क्या जिम्मेदारी होगी। तो इस पर अखिलेश ने स्पष्ट कर दिया है कि चाचा को सम्मानजनक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और समाजवादी पार्टी में विलय के बाद ये बड़ा बयान। सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिरकार नए नवेले इस विलय के बाद से जिस तरीके से निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज है, किस तरीके का इनपुट आ रहा है, क्या जिम्मेदारी हो सकती है, पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा है वीरेश? देखिए, जो शिवपाल यादव की प्रतिभा है, जो उनकी हैसियत है, जो उनकी उम्र का तकाजा और अनुभव का जो उनकी पास पराकाष्ठा है, सरोवर है, उसका प्रयोग अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का भरोसा ऑन रिकॉर्ड दिया और कहा कि चाचा बड़े हैं तो उनको जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। तो क्या जिम्मेदारी हो सकती है? 3 पद जो बड़े हो सकते हैं दिया जा सकता है। एक, विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव वो पद दे सकते हैं। दूसरा, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, चूंकि शिवपाल यादव पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और तीसरा जो है वो राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा सकते हैं। 3 पद हैं। अब विपक्ष के नेता की अगर हम बात करें तो Y+ की सिक्योरिटी थी शिवपाल यादव के पास, उसे छीन लिया गया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं अपनी सिक्योरिटी दे दूंगा, लेकिन Z+ की सिक्योरिटी प्राप्त अखिलेश यादव अपनी सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं? क्योंकि सरकार के द्वारा दी गई सिक्योरिटी है, इसलिए बहुत कुछ नहीं कर सकते उसमें। हाँ, विपक्ष के नेता के तौर पर उनको सिक्योरिटी मिल सकती है अगर उन्हें बनाया जाए। विपक्ष के नेता की हैसियत कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है, कैबिनेट मिनिस्टर होती है, और ऐसे में Y+ की सिक्योरिटी होगी। 6 कैटेगरी का जो बंगलो है, जिस बंगलो पे आफत आ गई है, जो बंगला मिला है शिवपाल यादव को, वो भी विपक्ष के नेता के तौर पर सुरक्षित रह सकता है। 6 कैटेगरी का वो बंगला है। साथ ही साथ वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को हटाकर इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग बहुत जोर शोर से कार्यकर्ता कर रहे हैं। और राष्ट्रीय महासचिव तो बनाया ही जाएगा अगर ये 2 पद नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि और तीसरा पद क्या होगा? वो राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश के महासचिव तो अब बनने से रहे और उनको वो जिम्मेदारी, वो उनकी वो उपयोगिता नहीं। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो कार्यकर्ताओं की जो सबसे बड़ी डिमांड है, उनके दिल की आवाज है कि विपक्ष के नेता के तौर पर शिवपाल यादव प्रदेश की राजनीति करें। और जैसे कि मुलायम सिंह यादव दिल्ली की राजनीति करते थे, बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, पार्लियामेंट में बैठते थे, तो कन्नौज से चुनाव लड़कर अखिलेश यादव संसद में पहुंचे एक बार, और वो दिल्ली की राजनीति करें, शिखर की राजनीति करें, जैसा कि मुलायम सिंह यादव बड़े नेताजी करते थे। शिवपाल यादव ने उन्हें छोटे नेताजी कहा है, तो छोटे नेताजी उसी तरीके से बड़े नेताजी की तो जो है उसका जो रूप, रंग, ढंग और साथ ही साथ उनकी क्रियाशैली और उनकी जो ऊपर की राजनीति थी, शीर्ष की राजनीति थी, वैसा करें और प्रदेश जो है वो चचा के हाथ में दिया जाए और चचा चलाए, शिवपाल यादव चलाए। ये कार्यकर्ताओं की बेहद प्रबल मांग है। बाकी जिम्मेदारी देना अखिलेश यादव के ऊपर है और अखिलेश यादव ने ये तय कर दिया है कि जिम्मेदारी मिलेगी, वो जिम्मेदारी बड़ी भी होगी, निर्णायक होगी, क्योंकि अब बड़ा दिल रखने लगे हैं अखिलेश यादव। ये एहसास होता है जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव आसपास खड़े होते हैं। एक घटना आपको बताऊं कि जब जीत के बाद अखिलेश यादव सर्टिफिकेट लेकर पहुंचे तो वो सीधे पत्नी के साथ और विजेता डिंपल यादव के साथ सीधे शिवपाल यादव के घर गए, मिठाई खाया, आशीर्वाद लिया और उन्हें लेकर नेताजी की समाधि पर आए। नेताजी की समाधि पर आने के बाद सबसे पहले मीडिया को संबोधित डिंपल यादव ने किया, और जब मीडिया ने उसके बाद अखिलेश यादव के मुंह पे माइक लगाया तो अखिलेश यादव ने कहा नहीं 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 नहीं, पहले चचा बोलेंगे फिर मैं बोलूंगा। इसका मतलब ये सब चीजें बहुत मिसिंग थी। हम लोग बहुत नजदीक से राजनीति को देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, पढ़ते हैं और तब अपनी बातों क्योंकि थ्रू आउट आपने मैनपुरी कवर किया है, इस बाय इलेक्शन में बहुत नजदीक से ऑब्जर्व किया है, हर एक छोटी बड़ी चीज नोटिस करने के बाद यही समझ में आ रही है। देखते हैं कि इस चीज की औपचारिक घोषणा कब तक होती है वीरेश, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी कि आखिरकार ऐलान कब हो जाएगा। शुक्रिया डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए कि आखिरकार अखिलेश के मन में क्या चल रहा है चाचा शिवपाल के लिए।
आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से खबर है, अंतिम चरण में नगर निकाय चुनाव की तैयारी बताई जा रही है। 48 जिलों में वार्ड आरक्षण की घोषणा हो चुकी है। अंतिम सूची आज जारी की जा सकती है, इसकी खबर मिल रही है। नगर विकास विभाग आज अंतिम सूची भी जारी कर सकता है। अंतिम सूची में बदलाव की उम्मीद कम बताई जा रही है। तो देखिए, निकाय चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 48 जिलों में जो रिजर्वेशन है उसका फॉर्मूला, उसके आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है, लिस्ट आ चुकी है। आज भी एक लिस्ट आ सकती है, यह बताया जा रहा है। लखनऊ से ही खबर है, जहां उपचुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव में बीजेपी जुट चुकी है। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर के आज बीजेपी की मुख्यालय पर बड़ी बैठक हो सकती है और 11 दिसंबर को पदाधिकारी जिला अध्यक्षों की एक बैठक है। जिला प्रभारी, चुनाव संयोजक भी इस बैठक में शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर के निकाय चुनाव को लेकर के आज से ही तैयारी की बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर के तैयारी बीजेपी खेमे में पहले से ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन करके ये बात पहले ही बता चुके हैं कि निकाय चुनाव बीजेपी की लिस्ट में है और अब उसी लिस्ट के तहत एक्शन भी दिखाई दे रहा है। आज का दिन तमाम पदाधिकारियों के नाम रहेगा जो निकाय चुनाव के मद्देनजर इकट्ठा होंगे। उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, क्योंकि आरक्षण की सूची आने के बाद उम्मीदवारों के नाम के मंथन की कवायद तेज हो जाती है। आज पार्टी मुख्यालय पर चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक है। 11 दिसंबर को पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी, चुनाव संयोजक की बैठक में शामिल होने की खबर है ताकि अंतिम रूप दिया जा सके। तैयारी बीजेपी की एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के लिए शुरू हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन और कवायद अब तेज हो जाएगा। आरक्षण की सूची आने के साथ ही अब ये फॉर्मूला तय है कहां से कौन कौन कैंडिडेट हो सकता है। इसे लेकर के गहमा गहमी बढ़ जानी है। जिस सूची का इंतजार था वो लगभग आ चुकी है। आज एक और सूची आने के बाद आरक्षण का फॉर्मूला सामने होगा, पब्लिक होगा, तो ऐसे में कौन कौन से कैंडिडेट कहां से आ सकते हैं, इसे लेकर के मंथन का दौर शुरू हो गया है। तैयारी बीजेपी की निकाय चुनाव की पहले से ही है, लेकिन अब काउंटडाउन निकाय चुनाव की सुगबुगाहट जब तेज हो चुकी है तो कैंडिडेट को लेकर के चर्चा होनी है। आरक्षण का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, लिस्ट लगभग आ चुकी है, एक और लिस्ट आज आ जाएगी और इसके बाद कैंडिडेट को लेकर के मंथन शुरू हो जाएगा और इसकी शुरुआत आज से ही है। बीजेपी खेमे में इसकी शुरुआत आज से ही है। आज ही से निकाय चुनाव के लिए कैंडिडेट पर मंथन शुरू हो जाएगा। देखिए खबर वाराणसी से, जहां सीएम योगी का कल वाराणसी दौरा है। सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। वाराणसी के संपूर्णानंद मैदान में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है। निकाय चुनाव के जीत का मंत्र देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।